अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, मुल्क की सियासत में ऑडियो वीडियो लीक्स का सिलसिला तो कई अरसे से जारी है, लेकिन अब मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव समेत मुतादिद सीनियर हुकूमती रहनुमाओं की जो मुबैना ऑडियो लीक्स सामने आई हैं, इसने हमने देखा कि पिछले कई घंटों में मुल्क की सियासत में खलबली मचा दी है। हमने देखा कि अब तक वजीर आजम शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और सीनियर विफाकी वुज़रा की जाती और सरकारी मीटिंग्स में होने वाली गुफ्तगू की कम अज कम 6 जो ऑडियोज हैं वो अब तक सामने आ चुकी हैं और इन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स ने मुल्क की कौमी सलामती पर भी सवालात उठा दिए हैं। अब इस हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या वजीर आजम हाउस बग्ड है, क्या मुल्क का सबसे आला सरकारी दफ्तर गैर महफूज है जहां रियासत के अहम पॉलिसी फैसले लिए जाते हैं, और इसके साथ साथ सवाल ये भी अहम है कि क्या वजीर आजम हाउस में होने वाली बातों को रिकॉर्ड करके ये ऑडियो जानबूझकर जो है वो लीक की गई हैं, या फिर ये भी सवालात उठाया जा रहा है कि या क्या ये हैक किया गया है पूरा का पूरा सिस्टम, या फिर किसी दूसरे मुल्क की मुलव्विस होने का इसमें खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे कि रिकॉर्डिंग किसने की, लीक किसने की, क्या इस पर तहकीकात होंगी, क्या पता चल सकेगा। वैसे तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया है कि बाकायदा तौर पर इसकी तहकीकात कराई जाएंगी। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया है बुध को। ये मामला कितना संगीन है, इस पर जरा आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, मुल्क की मईशत के हवाले से बात करें तो जाहिर है मुल्क की मईशत संभालने के लिए हुकूमत की जानिब से एक बड़ा फैसला ये किया गया है कि इसहाक डार साहब वजीर आजम के हमरा आज वापस आ रहे हैं और खजाने का सरबराह तब्दील करने का फैसला तो किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि कुछ मुस्बत असरात भी सामने आए हैं, जिसमें इंटरबैंक में डॉलर $2.31 सस्ता हो गया है। उसके बाद साथ साथ स्टॉक मार्केट के हवाले से अगर बात करें तो वहां भी मुस्बत रुझान सामने आया। लेकिन सवाल अहम है कि ये क्राइसिस की जो सिचुएशन है ओवरऑल इकोनॉमी को लेकर, क्या इसहाक डार साहब इस सारी सूरत हाल से मुल्क को निकाल पाएंगे? फिर मिफ्ता इस्माइल साहब का रेजिग्नेशन और फिर जो मुकदमात हैं इसहाक डार साहब के ऊपर, उनका क्या बनेगा? सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे और बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख रोहिल असगर साहब। इसके साथ साथ जो मईशत की सूरत हाल है, इसहाक डार साहब के जो मामलात हैं वापसी के, इस पर माहिर मुआशियात डॉक्टर फारूक सलीम साहब हमें ज्वाइन करेंगे। एहतशाम साहब, सबसे पहले आगाज आपसे करते हैं, इसहाक डार साहब की वापसी को एहतशाम साहब कैसे देखते हैं आप? बहुत से हवालों से इसकी बहुत सोनिया अहमियत भी है। अब इसहाक डार साहब से आप लाख इख्तलाफ कर सकते हैं सियासी तौर पे, अदरवाइज़ भी, लेकिन एक बात है कि जब कभी क्राइसिस पैदा हुआ, ख़ास तौर पे करेंसी का और डॉलर के हवाले से डॉलर रुपी पैरिटी ख़राब हुई, एक्सचेंज रेट ख़राब हुआ, तो उनका तो एक रिकॉर्ड है। एक दौरे पे गए हुए थे अपने ज़माने में और डॉलर जो है ना वो 103 रुपये तक पहुँच गया था। तो वो गया कहाँ, एक 197 से गया था। तो वापस आए थे तो उन्होंने आके सब एक्सचेंज कंपनियों से मीटिंग की थी और उसके बाद वो वापस लेके आ गए थे और वहीं से उनका स्टेटमेंट बड़ा सख्त आया था कि ये कैसे हो गया। देखिए ठीक है, IMF के साथ हमारा जो प्रोग्राम है उसमें तो स्टेट बैंक का टोटल उन्होंने कह दिया कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, मार्केट फोर्सेस वो डिटरमिन करेंगी कि आपका डॉलर कहाँ खड़ा है और आपका रुपी कहाँ खड़ा है डॉलर के मुकाबले में। चले वो तो अपनी जगह एक बात होगी, लेकिन सारी दुनिया के जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरवीन करते हैं जब ज़रूरत से ज़्यादा मामलात ख़राब हो रहे हो। हमारे यहाँ क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि एज वी स्पीक $8.5 बिलियन के रिजर्व रह गए, जो मेरे ख्याल में 6 हफ्तों की इंपोर्ट के लिए नाकाफ़ी है, लिहाजा ये पैनिक है। ठीक है, ज़्यादा परेशानी सोनिया इस बात पे कि कभी नहीं हुआ IMF का प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद, रिज्यूम करने के बाद बाहर की फंडिंग आना शुरू हो जाती, नहीं आ रही। अब IMF जो बातें कर रहा है, इतनी सख्त बातें कर रहा है, उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट क्या कहती है? वो कहती है कि पाकिस्तान की फाइनेंसिंग नीड्स जो है ना अगले 5 साल की $181 बिलियन हैं। 180 बिलियन की फाइनेंसिंग नीड्स हैं। मौजूदा माली साल की तकरीबन $40 बिलियन की नीड्स हैं, जिसमें $34 बिलियन वापस करना है। इसी तरह हमने ये तो फाइनेंसिंग नीड्स है ना, को तकरीबन $85 बिलियन अगले 5 सालों में हमने वापस करना है। इसमें $10 बिलियन वो सूद में शामिल है। अब मुझे बताएं कि मेरे लिए तो जिसको कहना चाहिए कि इतनी पैनिक होने वाली बात है कि कैसे चीज़ें ठीक होंगी। मैं किसी इल्यूजन में नहीं रहना चाहता ये कहूँ कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हाँ, अलबत्ता मुश्किल वक्त है। इसहाक डार साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो चीज़ें ठीक करते हैं, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब जिस तरह ठीक करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए। शायद वो यही इस पे वो जिसको कहते हैं प्राइड ले रहे हैं कि उन्होंने प्रोग्राम IMF का रिज्यूम करवा दिया। लेकिन रिज्यूम ऐसे करवाया कि बकौल प्राइम मिनिस्टर के नाक से हमारी
लकीरें भी उन्होंने निकलवाई हैं। लेकिन इसहाक डार साहब होते तो आपको लगता है कि ये मुख्तलिफ होता, IMF शायद ने नरमी दिखाता, या आपको लगता है कि जैसे गवर्नमेंट इल्ज़ाम लगाती है कि इमरान खान साहब इतने सख्त मुआहदे करके गए तो IMF तो मानता नहीं था, तो आपको लगता है मुख्तलिफ होते अगर इसहाक डार साहब होते तो सूरत हाल? देखिए सोनिया, ये तो अब हमारी तारीख बताती है कि अगर कोई टफ नेगोशिएटर हो जिस तरह के ये रहे हैं, ठीक है, मतलब ये जो बात मानने वाली है, इसहाक साहब इवन अब कहें PTI की टीम में कोई 4 आपने देखा उन्होंने वज़ीर ख़जाना बदले थे, कोई ऐसा बंदा नहीं था। ये फाइनली जो अपना क्या कहते हैं शौकत तरीन साहब, इनका थोड़ा सा क्लाउड बना था कि कोई बेहतर नेगोशिएट कर पा रहे थे चीज़ें, लेकिन ज़्यादातर नहीं हुई। इन्होंने जब भी माहिदा हुआ, जब भी मामलात गया आर्मी की तरफ, तो अपना मुल्क का इंटरेस्ट और अपनी हुकूमत का इंटरेस्ट और लोगों का इंटरेस्ट जरूर सामने रखा, जो बात देनदारी की माननी पड़ेगी। हाँ। अब 2 चीज़ें हैं, देखिए, एक तो इसहाक डार साहब के आने के बाद मैं आपको खबर भी दे देता हूँ साथ ही सोनिया, ये है कि नवाज शरीफ साहब उनको पूरा सियासी मैंडेट दे के भेज रहे हैं। वो प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे होंगे, प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा उनकी से होगी चीज़ों को देखने में, और वो खाली एक फाइनेंस मिनिस्टर बन के नहीं बैठेंगे, तो वो सारे पॉलिटिकल मामलात को भी देख रहे होंगे। और लोगों को पता है इस बात का कि नवाज शरीफ साहब जितना भरोसा उन पे करते हैं, पहले भी थे, आपको याद 35 कमेटियों की सरबराही भी उनको दी हुई थी अदर देन फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो मेरा ख्याल है इसहाक डार साहब आएंगे, बहुत सारी चीज़ें जो ख़राब हो गई उनको ठीक करने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे। कामयाबी होती है नहीं होती है अहम सवाल है, लेकिन देखने में आता है कि जो हमारे कर्जे, जो हमारी फाइनेंसिंग नीड्स हैं, और जिस तरीके से हमारा सुकूक बॉन्ड 50% की हीट पे चला गया है, हमारी परेशानियां इंतहा पे चली गई हैं, बाजार को नहीं लगता अनलेस कि कोई मौजूदा चीज़ें ठीक हो जाएं। अब जाहिर है जो ओपोजिशन है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाली, वो इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं कि तमाम फैसले लंदन में किए जा रहे हैं। एहतशाम साहब, अब मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि मैंने अपना इस्तीफ़ा नवाज शरीफ साहब को पेश किया, वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, तो इस सारी सूरत हाल को कैसे एनालाइज करेंगे? इनकी ये तनकीद जायज़ है? देखिए सोनिया, बात यह है कि ये बात हमें माननी पड़ेगी कि PMLN में लीडर नवाज शरीफ ही है, उसको आपने नाहल करार दे दिया, पार्टी जिसको कहते हैं प्रेसिडेंटशिप छीन लिया आपने। इसके बावजूद लंदन में बैठे होंगे, अमेरिका में बैठे होंगे, सुनी नवाज शरीफ साहब की बात जाएगी, और वही आपका देख लें कि वोट पुलर भी पाकिस्तान में वही हैं। वो कहा जाता है कि इलेक्शन के दिनों में वही आएंगे, और जो इतना नुकसान हो चुका है, जो अचीव नहीं कर सके, जिस अंदाज से बहुत कुछ करना था, दावे थे महंगाई दूर करेंगे, इकोनॉमी फिक्स करेंगे, वो नहीं हुई। लिहाजा वो नवाज शरीफ साहब का मैंडेट लेके आएंगे, आ रहे हैं, कल तक पहुंच जाएंगे, और आप देखते हैं तो सारे के सारे जिस अंदाज से उन्होंने काम करने हैं, मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा एक जैसे ये उनको टास्क दे के भेजा गया है। और ये सारी जो हम देखते हैं कैबिनेट में लोग हैं, उनको भी बातें समझ आ रही हैं कि इसहाक डार साहब के आने के बाद चीज़ होने की तरफ जाएंगी। क्या बेहतरी आएगी मुआशी हवाले से? जरा बात कर लेते हैं। माहिर मुआशियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं इसहाक डार साहब की वापसी को लेकर? आपको क्या लगता है मुआशी हवाले से मुश्किलात के जिस दलदल में हम फंसे हुए हैं, जो एक क्राइसिस का हमें सामना है, आपको लगता है कि इसहाक डार साहब मुल्क को इस क्राइसिस से निकालने में कामयाब हो पाएंगे? जी सोनिया, हम बात कर सकते हैं आपकी जो माजी की कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस रही है। हम बात कर सकते हैं कि जो चैलेंजेस उनको इस वक्त फेस करने पड़ेंगे, और क्या उनके पास काबिलियत है, क्या वहाँ पे नीयत एग्जिस्ट करती है। अगर हम माजी की कारकर्दगी की बात करें तो एहतशाम साहब 2-3 बड़े जो माशी इशारे हैं, 2013 से लेके 2017 तक वो जो वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं, उस दौरान मैं देख रहा था कि अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, जो बैरूनी सरमायाकारी है, तो उनके आने से पहले 2012 में वो $1 बिलियन रहा करती थी, और फिर वो 2015-2016 में कोई 3 गुना बढ़ गई। तो उनके आने के बाद बैरूनी सरमायाकारी में एक खातिर खा इजाफा सामने आया था। अगर पर कैपिटा जो फीकस आमदन है, फीकस आमदन की बात करें तो 2013 में वो लगभग $1200 हुआ करती थी। 4 साल वजीर खजाना रहे इसहाक डार साहब, तो वो बढ़ के कोई 1650 पे पहुंच गई। तो उन 4 सालों में सोनिया कोई 35-40% इजाफा देखा जो फीकस आमदनी है। महंगाई जो आजकल 27-28% पे पहुंची हुई है, 2013 में जब इसहाक डार साहब आए थे तो वो कोई 8% के करीब थी, 8% के करीब थी, और फिर 2015 में एहतशाम साहब, अगर आपको याद आता है, तो वो 2.5% पे पहुंच गई। तो महंगाई के हवाले से देख लें या हम फीकस आमदनी के हवाले से देख लें,
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से देख लें तो वो 4 साल अच्छे गुजरे 2013 से 2017 वाले। अब जो दो सबसे बड़े चैलेंजेस सामने आएंगे वो एक तो डॉलर का फुकदान है, खतरनाक संगीन किस्म का डॉलर का फुकदान ओपन मार्केट के अंदर भी और इंटरबैंक मार्केट के अंदर भी। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम है, वो है महंगाई का इशू। Exactly. तो क्या ये दो प्रॉब्लम जो हैं ये सागदार साहब सॉल्व कर पाएंगे? बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। फिर पीएमएलएन की अपनी तवक्कुआत बहुत हाई है। लेकिन माजरत के साथ डॉक्टर साहब जो आप बातें कर रहे हैं बिल्कुल उनमें बड़ा वजन है कि ये बड़े सीरियस नोयत के चैलेंजेस हैं, चाहे महंगाई को दूर करना है, गुर्बत का खात्मा करना है, डॉलर एक्सचेंज रेट जो है ना उसको कैसे ठीक करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाना है। माजरत के साथ अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी नज़र में मौजूदा हालात में ये चीज़ें मैटर ही नहीं कर रही। इनको फ़िलहाल तो आप छोड़ दें कि रिलीफ देंगे, महंगाई दूर करेंगे। मेरा सवाल डॉक्टर साहब आपसे है कि जिस क्राइसिस सिचुएशन में हम पड़ गए हैं, जो उर्दू में कहते हैं तरक्की माकूस, हर आने वाला दिन हमें नीचे लेके जा रहा है। हमारी फाइनेंसिंग नीड 181 बिलियन डॉलर की, 84 बिलियन डॉलर के कर्जे हमने वापस करने 5 सालों का ये फिगर जो आ रहा है सामने, जिसमें 10 बिलियन भी शामिल हैं, 10 बिलियन डॉलर सूद भी शामिल है। तो मेरा सवाल डॉक्टर साहब आपसे है कि जब हमारी इकोनॉमी को हम मैनेज करने के लिए अब तैयार ही नहीं है, हालात इतने ख़राब हो गए, सैलाबों ने 32 बिलियन डॉलर का कहा जा रहा है, एडिशनल बोझ बढ़ गया, तो ये तरक्की माकूस जो नीचे जा रही है इसको इसहाक डार साहब को रोकने में कामयाब हो जाएंगे? बाकी चीज़ें तो छोड़ दें, जो खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट, टेक्निकल डिफ़ॉल्ट और बिल्कुल आइसोलेशन वाली कैफियत और डोनर फटीक वाली बात होगी, पैसा को देने के लिए तैयार नहीं हमें। जी एहतशाम साहब, मैं एग्री करता हूं आपसे कि वी आर एक्चुअली इन अ स्टेट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि ये हंगामी हालात हैं फाइनेंशियल सेक्टर के हवाले से। इनको दो चीजें एहतशाम साहब जो इस वक्त इसहाक डार साहब की शायद फेवर में जा रही हैं, वो एक तो ये है कि डॉलर की कीमत जो तेल की कीमत जो है आलमी मंडियों में बड़ी तेजी से गिर रही है, यानी कि $130 का बैरल था पहले, आज मैं देख रहा था कि वो $85 पे पहुंच गया है। 85 क्या, और जो अमरीकी बैरल है वो हो गया 84 बिलियन का, बरतानिया वाला जो है। जी मैं ब्रेंट की बात कर रहा था, वो 85 तक पहुंच गया है। हम लेते हैं ज्यादातर तो कुवैत से आता है, से भी थोड़ा सा कम है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि तेल की कीमतें बड़ी तेजी से गिरी हैं पिछले कुछ महीनों के अंदर। फिर जो दूसरा तेल है, जो पाम ऑयल है, जो खाने बनाने का तेल है, वो भी सोनिया बड़ी तेजी से गिरा है। वो कुछ महीने पहले कोई 7,000 रिंगिट से गिरता गिरता अब वो कोई 2,500-3,000 रिंगिट पे पहुंच गया है। हम कोई 3-3.5 बिलियन डॉलर का खाने पकाने का तेल इंपोर्ट करते हैं, तो वहां पे आप सोचिए कि कीमत आधी रह गई। तो जो डीजल पेट्रोल है वो कोई 25% गिर गया है, जो खाने बनाने का तेल है वो 40-50% गिर गया है। तो ये दो चीजें हैं वो मस्बत डायरेक्शन में, उसके नतीजे में शायद कुछ स्पेस क्रिएट हो जाए इसहाक डार साहब के पास किसी किस्म की रिलीफ देने के लिए। तो बाकी आपकी बात ठीक है कि बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। हमने करंट अकाउंट का खसारा बहुत बड़ा है। जब लास्ट टाइम 2013 में इसहाक डार साहब आए थे तो करंट अकाउंट का खसारा ये नहीं था। वहां पे उन्होंने जो स्टेट बैंक के रिजर्व थे वो मुझे याद है कि 2016 में 18 अरब पे पहुंच गए थे, और उसमें से कोई 7-8 अरब डॉलर इसहाक डार साहब ने मार्केट में फेंका था और रुपए को स्टेबलाइज कर लिया था। अब वो ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब तो स्टेट बैंक के पास तकरीबन 8 अरब डॉलर पड़ेंगे। तो हालात बड़े फर्क हैं 2013-17 के मुकाबले में। द नीड इज के आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचते हैं कि अगर इसहाक डार साहब कोई हंगामी इकदाम कर पाते हैं या नहीं। और उसमें एहतशाम साहब मेरे नजदीक जो एनर्जी कंजर्वेशन है, देखिए हमारी जो टोटल इंपोर्ट्स हैं 80 बिलियन की, उसमें से तकरीबन 30-35% जो है वो तो एनर्जी की इंपोर्ट, 25-30 बिलियन का डॉलर का हम तेल मंगवा लेते हैं, 2-3 बिलियन का कोयला आ जाता है, 2-3 बिलियन डॉलर का एलएनजी आ जाता है। उसमें जब कंजर्वेशन मेजर्स यानी कि तवानाई बचाने के कोई इक़दामात अगर इसहाक डार साहब इंट्रोड्यूस करते हैं तो फिर वो 25-30 बिलियन डॉलर का जो बिल है उसको हमने कम से कम 7-8 बिलियन नीचे लेके आना होगा। बहुत सारे हमारे पावर प्लांट्स हैं जो बहुत ज्यादा तेल इस्तेमाल करते हैं, बिजली इतनी प्रोड्यूस नहीं करते, इंडस्ट्रियल सेक्टर में तेल बहुत जाया हो रहा है। फिर नेशनल फाइनेंस अवार्ड के हवाले से श्याम साहब मेरा ख्याल है माफी चाहता हूँ, उसमें कोई रिनिगोशिएशन करनी पड़ेगी
अभी 56% जो वसूल होते हैं, जो विफाकी हुकूमत वसूल करती है, वो सूबों में बांट देती है। ये मॉडल नहीं चल पाएगा। तो किसी किस्म की फाइनेंशियल इमरजेंसी शायद डिक्लेयर करनी पड़े, हंगामी बुनियाद पे इकदाम उठाने पड़े, और उनमें नेशनल फाइनेंस अवार्ड का रीनिगोशिएशन है, तवानाई की बचत है, फिर हमसायों से क्या तिजारत खोल पाएंगे या नहीं, इस किस्म के इकदाम। ठीक है, चैलेंजेस आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा हैं। अच्छा एहतशाम साहब, जाहिर है जिन चैलेंजेस का जिक्र किया है फरूख सलीम साहब ने वो तो सबके सामने ही है, लेकिन एक साल के अरसे में जाहिर है गवर्नमेंट ने इलेक्शन में भी जाना है। इस सारी सूरत हाल को इस तरह से काउंटर कर पाएंगे कि इलेक्शन में जाएं तो आवाम की तवक्कुआत में कम से कम तवक्कुआत पर पूरा उतरे, या कोई रिलीफ का प्रोग्राम? सोनिया, जो डॉक्टर साहब ने बात की ना, बड़ी अहम बात की है। मैं एक जुमला ऐड कर दूं NFC अवार्ड का। आपने देखा जब से 2009 में NFC अवार्ड हुआ था, और एक जिसको कहते हैं एक जम में 10% के करीब जो है ना वो सूबों को अपना पैसा बढ़ा दिया गया था। हाँ। और उसके बाद से जिसने भी तनकीद की कि जी NFC रीनेगोशिएट होना चाहिए, इसकी वजह से हफीज शेख साहब कहा करते थे कि जी सूबे अमीर हो गए, मरकज़ गरीब हो गया है। तो अब ये लगता है कि ये उस वक्त की बात है, पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने किया था। मुझे याद है ये कोयटा में फैसला हुआ था, कोयटा में नहीं, ये दूसरी जगह जहाँ पे क्या नाम है हमारी, ये है पोर्ट है जो हमारी, ठीक है जी, वहाँ पे ये फैसला हुआ था, और वहाँ पे ये तय हुआ था कि जी इसको हम आगे लेके जाएंगे। तो उसके बाद से बहुत इस पे इख्तलाफात हुए कि जी इसको कम किया जाए, ये ख़राब हो गया, गलत बात हो गई है। गवादर की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। हाँ। वहाँ पे PC होटल में सब चीज़ें थे, हम लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो अब इसका मतलब है जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, अब अच्छी बात है कि ये PMLN के लोगों को भी अगर रियलाइजेशन है कि ये गलत हुआ है तो रीनेगोशिएट होना चाहिए, तो ये अच्छी बात होगी। दूसरी बात सोनिए, जो खबर के हवाले से है ना, वो ये पहली बात मैं आपको बताऊँ, जो खबरें लंदन से आई हैं ना, जो पता चली है मुझे भी, वो जिस अंदाज से हुई है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई है, आपने देखा उसमें 3 लोगों को बिठाया गया, बाकी लोग सारे बाहर कर दिए गए थे। इसहाक डार साहब थे उसमें बैठे हुए, नवाज शरीफ साहब बैठे हुए थे, शहबाज शरीफ साहब और सलमान शहबाज बैठे हुए थे। वहाँ पे बड़ा वाज़ेह तौर पे जो नवाज शरीफ साहब ने अपना ज़हन डॉक्टर साहब बताया है प्राइम मिनिस्टर को, कभी इसहाक डार के जाने के बाद आप ये समझें कि मैं फ्रंट सीट पर आके बैठ गया हूँ, और उन्होंने कहा है कि जो बड़े अहम फैसले होने ना आप उनको रोक दें। मतलब इसहाक डार साहब जाएंगे और ये फैसले इकोनॉमिक सतह पे नहीं होंगे, ये पॉलिटिकल सतह पे भी होंगे और सतह पे भी होंगे। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब अपनी स्ट्रेटजी बदलेंगे सोनिया, सियासी तौर पे भी, अदरवाइज़ भी, क्योंकि वो जो कहते हैं जो नुकसान हुआ आने के बाद, जो कहते हैं मिस कैलकुलेशन हुई, वो कहते हैं कि नहीं आना चाहिए था, और फाइनली ये नवाज शरीफ साहब की बात सही साबित होती है। वो कहा जाता है कि 1-2% उन्होंने सपोर्ट किए, वरना वो नहीं चाहते थे। वो कहते थे इलेक्शन की तरफ जाया जाए बजाय कि नो कॉन्फिडेंस की जाना है। अब सवाल ये कि आप जो बात कर रही हैं, मेरा नहीं ख्याल सोनिया कि इस स्टेज पे हुकूमत किसी तरह की कुछ रिलीफ दे पाएगी। दे अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि आपके पास कुछ ऑफर करने के लिए है ही नहीं। अभी तो आपने अपने आप को बचाना है कि भाई अब जिस तरीके से मामलात इतने ख़राब हो गए हैं सियासी तौर पर, अपना इक़्तिसादी तौर पे, कि आपने मार्केट को कैसे उठाना है, स्टॉक मार्केट को कैसे बेहतर करना है। जिसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, डॉलर की उड़ान कैसे नीचे आएगी, कौन करेगा, इसका ताल्लुक बाकी ममालिक के साथ ताल्लुकात पे भी है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात मेरी इत्तलात हैं कि पहले की निस्बत बहुत बेहतर है। अमेरिकन आज भी जिस अंदाज से सोच रहे हैं, शायद PTI के ज़माने में उस तरह नहीं सोच रहे थे, वो भले जो मर्ज़ी कहें। तो मेरा ख्याल है इनको उस तरफ जाना होगा। और प्राइम मिनिस्टर साहब गए वहाँ पे, लोगों से मुलाकातें भी की हैं, लेकिन फ्लड्स के हवाले से आपने इतने बावजूद UN के सेक्रेटरी जनरल इतनी अपीलें की हैं। वो जो इनिशियल $160 मिलियन की बात की थी, वो कहा जा रहा है 35-40 मिलियन डॉलर से ज़्यादा भी पैसा नहीं आया। तो मेरा ख्याल है चैलेंज बड़ी सीरियस नौयत के हैं। असल बात यह है, वो अंग्रेजी में कहते हैं था, कि ये ब्रेक लग जाएगी जो तरक्की माकूस है नीचे जाने की, ये आएंगे तो ये टेस्ट सबसे बड़ा इसहाक डार साहब के लिए होगा। फरूख सलीम साहब अभी जो बात कर रहे थे, जाहिर है ये जो मुआशी अदादो शुमार हैं, इनका आवाम को तो इनसे कोई लेना देना नहीं है। वो तो ये चाहते हैं कि हमें 2 वक्त की रोटी आसानी से मिल जाए, बिजली के बिल्स जिस तादाद में आ रहे हैं और लोग इसको लेकर इतने परेशान हैं। अब जाहिर है जब इलेक्शन ईयर आएगा, जब इलेक्शन में ये लोग जाएंगे, तो सबसे पहले आवाम यही सवाल करेगी कि आपने भाई हमें रिलीफ क्या दिया। तो आपको लगता है कि इसहाक डार साहब इस पोजीशन में होंगे, या मईशत को कम से कम इस सतह पर ले आएंगे कि कुछ हद तक रिलीफ दिया जाए आवाम को, या जिस तरह से एहतशाम साहब कह रहे हैं कि देने के लिए कुछ है ही नहीं? बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आखिरी मंडियों में कीमतें क्या हो, तेल की कीमत क्या रहती है, आलमी मंडी में पाम ऑयल की कीमत क्या रहती है, एनर्जी प्राइसेस तो नीचे आ रही है क्योंकि रिसेशन आ रहा है, अमेरिका
कि मईशत जो है वो स्लो डाउन कर रही है, यूरोप स्लो डाउन कर रहा है, और उसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि शायद ये तेल की मार्केट मजीद नीचे आ जाए और उससे कुछ फिस्कल स्पेस जो है वो साहब के पास क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अब जैसे मैंने पहले कहा कि इस फाइनेंशियल इमरजेंसी से निकलने के लिए वो जिसको हम कहते हैं कि रवायती जो माशी हरबे हैं शायद वो काम ना आ पाए, यहाँ पे हंगामी हालात पे आउट ऑफ द बॉक्स जिसको थिंकिंग कहते हैं, क्या इसहाक डार साहब और उनकी टीम जो है वो कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन ला सकेगी, वो कोई हंगामी बुनियाद के ऊपर सेटबैक जो हुआ है कि आईएमएफ का प्रोग्राम रिज्यूम होने के बाद ये जो तवक्कुआत थी कि ये $2 बिलियन जो आना था वर्ल्ड बैंक का, $3-3.5 बिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक का और बायलैटरल क्रेडिटर ने सामने आना था, वो कोई भी नहीं आए। ये पहली दफ़ा हुआ है कि आईएमएफ का प्रोग्राम होने के बाद अभी भी हाथ रोक के बैठे, और माजरत के साथ हमारे जो बड़े दोस्त मालिक हैं चाइना, सऊदी अरब, यूएई, कतर वगैरह, उन्होंने भी नया पैसा नहीं दिया, वो लोन अपने रीशेड्यूल कर रहे हैं या पार्क कर रहे हैं 1 साल के लिए मजीद। तो मेरा सवाल आपसे कि ये आईएमएफ का रवैया क्यों ऐसा है? आईएमएफ के प्रोग्राम के बाद आपको लगता है किसी तरफ से इशारे हुए हैं कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक बाकी कुछ ना पाकिस्तान को दें? सूरत हाल में बेहतरी की जो उम्मीद थी वो होती हुई नजर नहीं आ रही, इसकी वजह क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सिर्फ ब्रेक के लिए नाज़रीन कहा जाता है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फारूक सलीम साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। फारूक सलीम साहब, ये एहतशाम साहब ब्रेक पर जाने से पहले जो बात कर रहे थे कि आईएमएफ से 21 रिलीज होने के बाद ज़ाहिर तवक्को की जा रही थी कि इसके बाद हमारे दोस्त ममालिक हैं, फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, वहाँ से पैसे आएंगे तो सूरत हाल में कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सर, इसकी क्या रीजंस देखते हैं आप? देखिए सोनिया, वर्ल्ड बैंक हो या आईएमएफ हो, ये एहतशाम साहब भी जानते हैं कि सिर्फ मालियाती इदारे नहीं हैं, ये सियासी इदारे भी हैं और इनके सियासी मालिकान भी हैं। जैसे आईएमएफ के बोर्ड के अंदर अमेरिका के कुल 8,31,000 वोट, जिसका मतलब यह है कि अमेरिका के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का एक हाथ खड़ा होता है तो 8,31,000 वोट खड़े हो जाते हैं। जो प्रोग्राम हमने किया था इसहाक डार साहब के जमाने में, जो आईएमएफ का प्रोग्राम था, एहतशाम साहब आपको याद होगा कि कोई 16 वेवर्स हमें वहां दिए थे, यानी कि जो शराइत आईएमएफ ने लगाई थी उसके इर्द जो हम पूरी नहीं कर पाए थे, क्योंकि अफगानिस्तान उस वक्त बड़ा गर्म था, अमेरिका के इंटरेस्ट थे इस इलाके में, तो हमें 16 वेवर दिए गए थे, यानी कि गुंजाइश दी गई थी। अब तो आईएमएफ हमें किसी किस्म का कोई फेवर देने के लिए तैयार नहीं है। वर्ल्ड बैंक जो है उसमें भी अमेरिका के बेतहाशा जो है वो भारी भरकम वोट्स हैं, लेकिन एहतशाम साहब मैं जहां तक जानता हूं जो $2 बिलियन का आप जिक्र कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक का, वो रीअप्रोप्रिएशन है, जिसका मतलब ये है कि वो एलोकेट किया हुआ उन्होंने पाकिस्तान को और उसको अब वो फ्लड रिलीफ की तरफ या सैलाब जदगान की तरफ उसको मोड़ना चाह रहे हैं, या पाकिस्तान ये दरखास्त कर रहा है कि उसको मोड़ दिया जाए। तो एलोकेशन तो वो पाकिस्तान के लिए हुई है, लेकिन उसको हम सैलाब जदगान की तरफ जो है वो मोड़ना चाह रहे हैं। इसी तरह मैं समझता हूं कि जो हमारा अपना बजट है, जो बजट ऐलान किया गया है, उसमें वो जो हम कहते हैं बजट एडजस्टर्स, यानी कि उस बजट में जो एलोकेशंस की गई हैं पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से, या सूबाई बजट्स में जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उनको उनकी तरजीहात बदलनी होंगी। अभी तरजीहात कुछ और हैं, उनकी तरजीहात बदल के हमें ये फ्लड की तरफ जाना होगा, सैलाब जदगान की तरफ, उनकी रिहेबिलिटेशन की तरफ, तामीर नौ की तरफ। तो ये सारी तब्दीलियां जो है ये मैं समझता हूँ कि इसहाक डार साहब के जमाने में होंगी। तो ये आपका लगता है डॉक्टर साहब ये कोई इस पे वर्ल्ड कम्युनिटी कंसिडरेट हो जाएगी? हमारे पेरिस क्लब के वो $10 बिलियन के कहा जाता है कर्जे हैं, वो रिशेड्यूल हो सकते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की आईएमएफ के साथ कि जो हमारा प्रोग्राम है 3 साल का, जो 4 साल का हो गया, 6 से 7 बिलियन डॉलर का हो गया, कि रिमेनिंग $3 बिलियन जो है वो हमें वन गो में दे दें। तो आपको लगता है कि आईएमएफ ये हमारी बात मान लेगा? तो यहाँ पर मुझे महसूस ये हो रहा है कि इस वक्त जो दुनिया की अटेंशन है वो पाकिस्तान की तरफ कम है, और जितने भी मालदार ममालिक हैं उनका फोकस इस वक्त यूक्रेन के ऊपर है। अब आप अंदाजा कीजिए कि 2010 में जब पाकिस्तान में सैलाब आया था तो मुझे याद है कि उस वक्त तकरीबन 9 से 10 अरब डॉलर का नुकसान था। अमेरिका ने $600 मिलियन का प्लेज किया था उस वक्त, और आज 2020 में जो कि 2 गुना ज्यादा नुकसान है हमारा 2010 के मुकाबले में, अमेरिका ने $55 मिलियन की प्लेज की कमिटमेंट की है। तो 2010 में 600 मिलियन और आज जो है वो 55 मिलियन।
2010 में कुछ 60 ममालिक ने प्लेजेस दिए थे कि वो सैलाब में मदद करेंगे, और आज तकरीबन 1 दर्जन ममालिक हैं। तो एक तो वो जिसको हम कहते हैं डोनर फटीग, यानी कि जो पैसे देना चाहते हैं वो सोचते हैं कि जी पाकिस्तान तो हर वक्त पैसे मांगता रहता है, तो वो डोनर फटीग हो जाती है, वो भी पैसे देने के तंग आ जाते हैं। और दूसरा जो है वो फोकस यूक्रेन की तरफ है, उस वक्त पाकिस्तान की तरफ नहीं। सही, ठीक है, पॉइंट आ गया। अब जरा एहतशाम साहब आ जाते हैं मुल्की सियासत में जो कुछ हो रहा है पिछले 1-2 दिन से, जो मुबैना ऑडियो लीक सामने आ रही हैं। एहतशाम साहब, इससे बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं कि क्या मुल्क का सबसे आला सरकारी दफ्तर तक गैर महफूज है, जहां रियासत के अहम पॉलिसी के फैसले होते हैं, वजीर आजम हाउस तक बग्ड है। तो कैसे देखते हैं इस सारी सूरत हाल को आप? सोनिया, सियासी मंजरनामे में जो एक अच्छी चीज़ बहुत दिनों के बाद हुई है वो नज़र आ रही है, वो ये है कि इमरान खान साहब ने अपना जो मार्च था, उस लॉन्ग मार्च, उसकी कॉल को मुअख्खर कर किया हुआ है। और साथ उन्होंने ये भी इशारा दे दिया है कि जी अमेरिकन साइफर जो है ना, इस पर अगर तहकीकात की जाए तो मैं पार्लियामेंट में वापस आ जाऊँगा। ये अच्छी बातें हैं मेरा ख्याल है। जो कहा जा रहा है कि अगर बिहाइंड द सीन जो चीज़ें हुई हैं, मेरा ख्याल है इतनी जल्दी है वो नहीं देंगे कॉल सड़कों पर आने की। शायद उनको यकीन है ये चीज़ें पहले ठीक हो जाएंगी, उससे पहले कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब आ जाए इस तरफ ऑडियो लीक्स की तरफ। देखें, अपरेंटली तो बहुत शदीद किस्म की परेशानी होनी चाहिए और है, और ये बड़ा सीरियस नोयत का मामला है कि अगर पीएम हाउस और पीएम सेक्रेटेरिएट लेवल भी जो है वो महफूज नहीं है। ठीक है, हमारी एजेंसीज़ का एक बहुत बड़ा रोल है। जब से अभी हम बात कर रहे थे, ISI दुनिया की 12 कंपनियों एजेंसियों में सबसे टॉप पे आती हैं। और अब जिस तरह हुकूमत ने कहा है कि जी सिक्योरिटी मीटिंग भी होगी, वहाँ पे एजेंसियों को भी कहा जाएगा पता कराएं क्या हुआ। लेकिन सोनिया, जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं मैं उससे एग्री करूँगा, मैंने सारा इसको देखा, छान पटक किया है कि ये हैक किया गया है। ये शहबाज शरीफ साहब को फोकस करके उनके फ़ोन को टैप किया गया। आप देख लें, सारी गुफ्तगू में शहबाज शरीफ साहब मेन आदमी हैं। जिससे भी गुफ्तगू कर रहे हैं, आपने देखा तौकीर शाह से बात हो रही है, मरियम नवाज से हो रही है, किससे भी हो रही है, शहबाज शरीफ साहब को फोकस किया हुआ है। और फिर उस बंदे के बारे में जो कहा जा रहा है जिसने हैक किया है, आपको याद हो, कहा जा रहा है कि 19 तारीख को ये मामला पहली मरतबा आया था। उस बंदे ने नाम लिए बगैर ये बात की थी कि मेरे पास इस तरह की ऑडियो लीक्स बहुत सारी हैं और मैं पहली ये अपना रिलीज़ कर रहा हूँ। उस पर $3.5 लाख उसने मांगे थे। अब इतलात हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जी 5 बिलियन रुपया, 5 अरब रुपया हुकूमत ने उसको ऑफ़र किया कि हमें सारी चीज़ें वापस कर दे। लेकिन ये बात है, सुनिए, कि हैक करने वाला मामला, दुनिया की बड़ी बड़ी अहम कंपनियाँ जो हाई टेक हैं वो भी जो है ना, कभी कभी हम देखते हैं बैंक्स, उनकी चीज़ें हैक्स हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल ये ऐसा मामला है कि मतलब ये नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, जेपटाइज होती है। ये डेफिनेटली मालूम करना चाहिए कि कैसे हुआ। हाँ, उनके कॉन्टेंट में क्या है, कितनी एम्बेरसमेंट है हुकूमत के लिए, वो अलग मामला है कि जी प्लांट आप ला रहे हैं, एक प्लांट आ गया, वो कहते हैं 4 साल पहले आया था, अब दूसरा पावर प्लांट मंगवा रहे हैं जबकि हम हमारी तिजारत बंद है। क्यों मरियम नवाज साहबा कह रही हैं इस पर? तौकीर शाह साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो कहते हैं जी हमारे लिए मसाइल हो जाएंगे, ये लम्हा फिक्री है। फिर शहबाज साहब कहते हैं कि जी उनको हम समझाने की कोशिश करेंगे, उस पर जो बातें हुआ, इस्तीफों पे जो बात हुई है। तो मेरा ख्याल है ये अनर्थ होने की जरूरत है। अब देखते हैं कि हमारी एजेंसी, हमारी गवर्नमेंट इस पर क्या करती है। सही है फारूक सलीम साहब, ये कितना तशवीशनाक मामला है। आज वैसे इमरान खान साहब बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मजीद एक साथ इसकी अभी आनी है, अभी तो मरियम नवाज की मजीद ऑडियो लीक्स आनी है। आपको क्या लगता है सर, आपको लगता है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है सारी सूरत हाल में और तहकीकात की बात हो रही है, साफ शफाफ तहकीकात हो के मामले की जड़ तक आपको लगता है कि पहुंचा जा सकेगा? जाम साहब से मैं एग्री करता हूँ कि एक तो लेवल पे ये इंटेलिजेंस फेलियर है, यानी कि जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की हिफाजत के लिए, उनके पैगामात की हिफाजत के लिए, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, उनकी जो बातचीत है उसकी हिफाजत के लिए लगे रहती हैं, वो लगता है कि फेल हो गई। फिर ये कहानी वाकई में 3 सितंबर से शुरू होती है और वो जो ये क्लेम कर रहा है कि उसके पास एक 100 घंटे की कॉन्वर्सेशन है, जो $3.5 लाख मांग रहा है, वो इंडी शेल के नाम से अपने आप को शो करता है। तो शायद देखिए INDI इसमें से मिसिंग है। ये पैसा भी बिटकॉइन में मांग रहा है। वो कहता है कोई बैंक ट्रांसफर ना हो। देखिए कितनी चालाकी की बात है, बिटकॉइन में पे करें हमें। मेरे तक आवाज नहीं पहुंची। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, वो जो बंदा पैसे मांग रहा है ना कि $3.5 लाख मांगे हैं पहली किस्त के, वो ये नहीं कह रहा कि जो मुझे किसी बैंक में ट्रांसफर करें। वो बिटकॉइन जो है, ये जो आपने देखा एक नया काम शुरू हो गया पूरी दुनिया में, वो उसके तहत कहता है बिटकॉइन में पैसा मुझे दें आप। जी बिल्कुल, उसने 3.5 लाख तो आपने और मैंने कन्वर्ट कर दिया। उसकी जो ओरिजिनल डिमांड थी वो शायद 18 बिटकॉइंस की थी।
तो वो बिटकॉइन ही डिमांड कर रहा है ताकि पता ना चल सके कि ये पैसा कहाँ जाएगा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि इत्तेजाम साहब, इमरान खान साहब को भी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पास उनके वक्त की भी रिकॉर्डिंग मुझे लगता है कि मौजूद। ठीक है फरूख सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसी सारी सूरत हाल पर नाज़रीन बात करेंगे। PMLN के सीनियर रहनुमा इख्तियार वली ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच इख्तियार वली साहब आपके वक्त का। सर, पिछले कुछ घंटों में जो ऑडियो लीक सामने आई हैं, इससे साफ लगता है कि पाकिस्तान का जो नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, मुबैना तौर पर जाहिर है PM हाउस से ये ऑडियोज जो हैं वो लीक हुई हैं। आपके नज़दीक सर ये कितना तशवीशनाक है? ज़रा गवर्नमेंट बात कर रही है कि इस पर तहकीकात होंगी, अब आपको कितना ये मामला संगीन लग रहा है? थैंक यू वेरी मच। इस पे कबल अज़ वक्त कुछ कहना मेरे ख्याल में वैसे मुनासिब नहीं होगा कि इसमें कौन मुलविस हो सकता है, लेकिन ये जो अमल है ये ठीक नहीं है। ये अगर पाकिस्तान के अंदर कोई कर रहा है, मुल्क का दुश्मन है। अगर पाकिस्तान से बाहर का कोई कर रहा है तो वो सिर्फ मुल्क का नहीं बल्कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का दुश्मन है, और वो पाकिस्तान की तरक्की का दुश्मन है। पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मॉरली ये उनका फिर टारगेट है और वो उसको अचीव करना चाहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह होगा ऐसा नहीं। लेकिन ये चीज जो है ये अच्छी बात नहीं है। मतलब टेप ऑडियो, अगर किसी की टेप कभी IB ने भी की हो गुज़श्ता अदवार में, चाहे वो डेमोक्रेटिक दौर थे या मार्शल लॉ थी, तो वो उसको भी कभी हमने अच्छा नहीं कहा और ना हम आज उसको अच्छा या दुरुस्त कह सकते हैं। बहरहाल ये एक गलत इकदाम है और एक गलत चीज है। मेरे ख्याल में इसके नकाइस बहुत ज्यादा होंगे, और ये आप किसी भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में अगर घुस जाए, मतलब अगर वो UK का हो, अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, टर्की का हो, कोई इस्लामी मुल्क ले लें, आप किसी भी मुल्क के बादशाह या वजीर आजम या प्रेसिडेंट का उधर आप चले जाएं और उसकी आप रिकॉर्डिंग अगर आप निकाल लें और उसको पब्लिक करें, तो मेरे ख्याल में इसको कभी भी कहीं भी अच्छा नहीं समझा जाएगा। लेकिन जानबूझकर मैं इसको लिंक करता हूं कि ये जो जानबूझकर ये कभी पानामा लीक्स, कभी ऑडियो लीक्स, ये इस तरह की चीजें सिर्फ और सिर्फ हमारी इस सब कॉन्टिनेंट में, जहां पे जमहूरियत बहुत वल्नरेबल है, जहां पे हमारी जो इकोनॉमी है वो बड़ी वल्नरेबल है, उसको मजीद खराब करने के लिए और उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, बिकॉज पॉइंट आ गया सर, ये बड़ा एक तशवीशनाक मामला है कि वज़ीर आज़म हाउस तक महफूज नहीं है, लेकिन इसके पर भी बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एहतशाम साहब, जाहिर है ये बड़ा एक तशवीशनाक मामला है, संगीन मामला है कि वज़ीर आज़म हाउस जैसा हालात, सरकारी ऑफिस जहाँ पर जाहिर है तमाम तर पॉलिसी के मामलात, रियासती मामलात डिस्कस होते हैं, वहाँ पर इस तरह से ऑडियो का लीक आना, लेकिन कंटेंट पर भी बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। इस कंटेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये मेरा ख्याल है PMLN के लिए तो एक, और हुकूमत के लिए तो एम्बेरसमेंट तो है। अब वो किस हद तक है, अभी मरियम नवाज साहबा की जो गुफ्तगू है और उसके बाद मरियम औरंगज़ेब साहबा ने जो क्लैरिफिकेशन दी है, चलें वो तो ठीक है किसी हद तक, कि जो पहला प्लांट, जो आधा प्लांट था वो 4 साल पहले आया था मरियम नवाज के जो दामाद हैं उनके लिए, तो चलें वो तो बात होगी। लेकिन दूसरा जो है वो तो आजकल तिजारत हमारी बंद है, हाँ ना? तो वो दूसरा जो आप बात कह रही हैं कि करवा के दिया जाए, तो तौकीर शाह साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी वही बताते हैं इसमें, शहबाज साहब को जो वज़ीर आज़म है, कि जी इसका सियासी तौर पे बड़ा नुकसान होगा, नहीं होना चाहिए। इस पे लोग बातें कर रहे हैं, इमरान ने भी इस पे बातें की हैं और लोग भी इस पे बातें कर रहे हैं। चलें इसका तो उनके पास कोई जवाब होगा तो दे देंगे, लेकिन अपरेंटली ये एक एम्बेरसमेंट तो है कि भाई क्यों हम हमेशा हिंदुस्तान की बात होती है और इसी तरह इल्ज़ामात भी हिंदुस्तान के हवाले से लगाए जाते हैं। एक चीज़ हमारे साथ है इख्तियार वली साहब, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप सियासी आदमी हैं, ये देखें बड़ी बदकिस्मती है कि आपकी हुकूमत हो, PTI की हो, किसी की हुकूमत हो, ये ऑडियो वीडियो आना जो है ना वो एक मामूल की बात होगी। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं इट हर्ट्स ओनली वन टाइम, कि एक दफ़ा किसी को इसकी तकलीफ होगी, अब सारे लोग जो है वो इस खो में लगे रहते हैं। ये काम हमारे सियासी लोग भी कर रहे हैं या करवाया जा रहा है उसे। आप इसको कैसे देखते हैं कि सियासी जमातों का इस हवाले से क्या रोल होना चाहिए? शाम साहब, वीडियो खुफिया तौर पर बनाना, टेपे रिकॉर्ड करना, इसको कभी भी हम किसी दौर में भी चाहे कैसे भी हालात हो हम उसको इल्लीगल है, बिल्कुल। कोई
अच्छी बात है, ये गलत बात है, गलत इकदाम है। इमोरली, लीगल, अनलॉफुल, ठीक है, मॉरली मतलब जो बंदा ये काम कर रहा है वो क्राइम कर रहा है, ये ठीक है। जुर्म है। बगैर पूछे, बगैर इजाजत के आप किसी की वीडियो बना रहे हैं या और फिर किसी की लीक करना, बेडरूम की हाँ। आप ऑडियो लीक कर रहे हैं, किसी के घर की, किसी के ऑफिस की, तो ये गलत चीज प्राइवेसी है, को आप इसको किसी जेपरडाइज भी करते हैं, तरीके से- ठीक है। जी, तो ये एक गलत बात है, चाहे वो इमरान खान के साथ हो। बल्कि मैं आपको थोड़ा सा वजाहत के साथ बता दूं कि जी, जी। एक चीज आई भी थी, मतलब कुछ इस तरह थी कि जिसके बारे में फिर मियां नवाज शरीफ ने मना किया था कि इन गंदी हरकतों में मत पड़े। हमारी जमात के जो हमारी क़ियादत है वो ऐसी हरकतों को और ऐसी चीजों को वो इनकरेज नहीं करते, बल्कि वो डिस्करेज करते हैं। यहाँ तक कि हमारी जमात तो ये समझती है कि ये, मतलब हमने कई बार कहा कि ये जो बुलिंग होती है, रास्ते में पकड़ के बंदे को रोकना, उसके पीछे आवाजें लगाना, जिस तरह मरियम औरंगजेब के साथ कल उन्होंने किया, हमारी क़ियादत अभी तक हमें ये इजाजत नहीं दे रही है। वरना हम इतनी आवाजें निकाल देंगे, इतनी बुलिंग कर लेंगे कि हमारे कारकुन तो उसके लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन माजरत के साथ लेकिन- सर, अपने अपने टाइम में तो आप लोग इससे फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अब राना शमीम साहब के मामले पर देख लें, अब हालिया शौकत तरीन साहब की जो एक ऑडियो लीक हुई है उस पर मरियम नवाज साहिबा के बयानात, दीगर PMLN के सीनियर रहनुमाओं के बयानात, अच्छी बात है आप कंडेम कर रहे हैं, लेकिन जब ये चीजें मंजर आम पर आती हैं तो फिर हर जमात सियासी तौर पर फायदा हासिल करने की कोशिश करती है। कहीं भी हमने नहीं देखा कि आपके मुखालफीन की इस तरह से ऑडियो लीक्स हों और आप उसको कंडेम करें। देखिए, कंडेम तो खैर हमने किया है। अगर आपको याद हो तो माजी में 2-3 वाकयात ऐसे हुए थे जिसको हमने कंडेम किया था कि किसी की प्राइवेट ऑडियो वीडियो लीक करना इट्स क्राइम, इसको हमेशा हमने किया है। हाँ, उस पर कमेंट करना, ठीक वी है। आर पॉलिटिकल पीपल। ठीक उस पे है, आपका comment पॉइंट आ गया है वो- सर। मास्टर के साथ वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। PMLN के सीनियर रहनुमा इख्तियार वाली साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।